साथियों, कथनी और करनी का जो अंतर है, ये कहावत पूरी तरह से चीन के साथ में चरितार्थ होती है। आप देखिए कि जिस समय पे हम यहां पे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, जिस समय पंडित नेहरू चीन के साथ में पंचशील एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर रहे थे, और जब हम ये कह रहे थे कि भाई हम जो है वो नॉन एग्रेशन की पॉलिसी रखेंगे, हम टेरिटोरियल रेस्पेक्ट मेंटेन रखेंगे, और 1962 के अंदर वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा एकदम नेस्त नाबूद हो गया और भारत और चीन का बड़ा ही विभीषक युद्ध हमें देखने को मिला। तब से लेकर के आज तक की कहानी में चीन ने हजारों बार यह प्रयास किया है कि भारत को बैकफुट पे लाया जाए। भारत के साथ में एक कॉपरेशन की जो बात जबान से तो कही गई, लेकिन रियलिटी के अंदर देखा जाए तो भारत को वहां से धोखा देखने को मिला। अब हम ये सब बातें जब कह रहे हैं तो ग्लोबल लेवल के ऊपर दो उभरती हुई ताकतों के अंदर एक चीन है और एक भारत है। निश्चित रूप से चीन की जो पॉलिसीज हैं वो भारत से बहुत हद तक अलग है, बिकॉज हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है, वो एक कम्युनिस्ट नेशन है। वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो बेसिक नेचर का डिफरेंस हो गया है। वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अंतर है, उसकी गति में हमारी गति में भी अंतर है। लेकिन उसके बावजूद भारत जो है वो काफी हद तक चीन को मजबूती से एक बराबर का काउंटर पार्ट बन करके खड़ा है पूरे एशिया में और पूरे ग्लोबल लेवल पे। लेकिन चाइनीज पॉलिसीज ने हमेशा जब जब ये बात आई कि भाई हम भारत और चीन के संबंधों को ठीक कर लें, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इक्वेशन बने कि जिन्होंने एक शंका पैदा की, जिन्होंने एक टेंशन पैदा की कि भाई इसके साथ में कदम बढ़ाना क्या वाजिब होगा। हाल ही दिनों के अंदर अगर आपको पता हो तो जिस तरीके से रशिया ने एक बात को बहुत उठाया कि भाई RIC बनना चाहिए, मतलब रशिया इंडिया चाइना का एक ट्रॉइका बनना चाहिए, और वाकई में वो जो योजना है वो बहुत कारगर भी है यदि सक्सेसफुल होती है तो। लेकिन RIC के अंदर जो लास्ट लेटर हम देखते हैं C फॉर चाइना, ये C फॉर चाइना बहुत बार हमारे को जबान से पलट करके धोखा दे चुका है। अब हुआ क्या था, कुछ दिन पहले आपको पता हो तो ये जो महाशय है जिनका नाम है जू फेईहंग भारत में चीन के राजदूत हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि भाई भारत और चीन के संबंध अच्छे होने चाहिए और भारत के साथ में हमारे रिलेशंस ठीक होंगे तो काम सही चलेगा, मतलब एक पॉजिटिव संकेत दिया। उसी को हमने एक इस वीडियो में कवर किया जो आप आई बटन में देख भी सकते हैं। दोस्तों, ये जब वीडियो हमने बनाया था तो उसके पीछे हमने 5 बातें जो थी वो पॉजिटिव और 5 बातें चैलेंजिंग हमने ऑलरेडी रखी थी। तो जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस ज्यादा देखने को हमें मिल रहे हैं, बिकॉज हमने इसमें स्पष्ट किया था जिस समय लगभग आज ये 2 सप्ताह इस वीडियो को अपलोड किए हो चुके हैं। 15 दिन की कहानी, 15 दिन की कहानी में 2 बार हमारे को बड़ी बात ऐसा लगा कि भाई हाँ, चीन जो है वो कुछ बेहतर सोच रहा है। एक तो जू फेईहंग का स्टेटमेंट कि भाई भारत के संबंध अच्छे होने चाहिए, चीन से हम तैयार हैं। दूसरा, चाइना के जो मिनिस्टर ने अभी एक बयान दिया था SCO समिट के पहले, जब अजीत डोवाल साहब उनसे मिले थे तब भी बातें पॉजिटिव थी, लेकिन SCO समिट के अंदर पाकिस्तान से मिलकर के जो साजिश की गई वो भी आपके सामने स्पष्ट है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। अब यहां क्या होता है, जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी तो चाइना ने रिसेंटली इन दोनों ही बातों को कहकर के 3 काम ऐसे किए जिन्होंने अविश्वास को जन्म दे दिया है। पहली चीज, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, उनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। तो भारत का बहुत सारे इंडस्ट्रीज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, जो कि हम पहले वाले वीडियोस में चर्चा हमने की है। इसके साथ में दूसरा काम यहां क्या करते हैं, इन्होंने SCO के अंदर जो एक तरह से कथनी और करनी का अंतर दिखाया और पाकिस्तान को जिस तरीके से अंधा सपोर्ट किया वो हमारे सामने स्पष्ट हुआ। और तीसरा स्तर यहां पे क्या होता है, रिसेंटली ये भारत के साथ में ये जो रेयर अर्थ वाला मैटर तो चल ही रहा था, लेकिन अभी एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी इसने अपनी गिद्ध दृष्टि लगा दी। एग्रीकल्चर सेक्टर पे गिद्ध दृष्टि का मतलब यह है कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है, आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन इस देश में आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में देश के अंदर एक्सपोनेंशियली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो काफी हद तक बढ़ा, हम आत्मनिर्भर हुए और देश की जो प्राइमरी सेक्टर है वो काफी स्ट्रांग हो गया था। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी बदली, अब जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत हद तक केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर अभी हमारी जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है वो बेस्ड है, उसमें चलती है। अब इन्होंने क्या किया कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स जो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, आश्चर्य करेंगे आप इस बात को लेकर के कि भारत जो है वो चाइना से 80% तक फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी हमने क्रिएट करी। तो निश्चित रूप से हमारे देश की कमियां रही। हमने एक ऐसे पहली बात तो हमने खुद को आत्मनिर्भरता की तरफ हम नहीं पहुंचे, भाई कंडीशन कुछ रही होगी निश्चित रूप से, लेकिन आज उस देश उस स्थिति में जरूर है कि हम इन सब चीजों के विकल्प या तो दुनिया में कहीं और देख सकते हैं या तो भारत उसमें सक्षम हो सकता है। तो जब इनको ये टारगेट रहा कि अब कैसे काउंटर किया जाए, तो काउंटर ये किया कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स है उनको
परमिशन नहीं देनी, ऑफिशियली मना नहीं किया कि हम इसको बैन करते हैं, लेकिन अनऑफिशियली उसको अनऑथराइज तरीके से उसको होल्ड कर दिया, जिससे भारत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब सोचिए 80% डिपेंडेंसी जो फर्टिलाइजर की हमारी चाइना पे है, वो ऐसा एक्शन लेगा तो हमारे साथ में प्रॉब्लम होनी तय है। मेरे दोस्तों, चाइना का तीसरा जो चीज है, जिस तरीके से एससीओ के अंदर अभी जो राजनाथ सिंह जी वहां गए थे, ये वीडियो हमने यहां पे कवर किया। इस वीडियो को जिस तरीके से हमने प्रेजेंट किया वो चीजें थी कि भाई बेहतर एक क्रिटिकल एनालिसिस चीजों को निकल के आए, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई हमने ना देश विरोधी कुछ बात कह दी, तो ऐसा कुछ वहां था नहीं, और ना हमारे कोई इंटेंशन में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो अभी आई बटन में आप देख सकते हैं। अब मेरे दोस्तों, यहां क्या होता है, चाइना का जो सपोर्ट रहा तो भारत बहुत सारे फ्रंट पे मजबूर हुआ कि भाई आखिर में कब तक सिर्फ डिप्लोमेटिक टॉक से काम चलेगा, कुछ तो एक्शन इनके लेना हमें पड़ेगा। बात जब रशिया की आती है, तो रशिया की जब बात आती है दोस्तों, आप एक चीज अच्छे से जान लीजिए कि व्यापार और इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ गेम विच इज ऑल अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट। सरल शब्दों में यही बात है कि राष्ट्रीय हितों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध तय होते हैं। अब रशिया का राष्ट्रीय हित शायद चाइना से बेहतर डील हो रहा होगा, हम मान सकते हैं। हम रशिया को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, भारत के संबंध निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं और अच्छे रहने चाहिए। लेकिन चाइना ने जो डिपेंडेंसी अपनी क्रिएट कर ली, चाइना ने रशिया को एक तरह से अपने पे डिपेंडेंट बना दिया, वो डिपेंडेंसी रशिया के लिए बहुत भारी है। मेरे दोस्तों, आप ये देखिए कि रशिया के टोटल ट्रेड में 23.7% का जो रोल है वो चाइना निभा रहा है। भारत लगभग अंडर 5% है, ठीक है। तो चाइना के दबाव में रशिया भी, क्योंकि अब व्यापार सर बहुत बड़ी चीज है, बिना पैसे के जब वेस्ट के सैंक्शंस लगे हुए हैं, यूरोप वहां पे ट्रेड नहीं कर पा रहा ठीक से, तो दुनिया के अंदर किसी के साथ तो व्यापार होगा, तो वो दो ही देश है, एक चीन और एक हिंदुस्तान। तो चीन के साथ में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो भारत के फेवर में चाइना को लेके इशू के ऊपर, क्योंकि 1962 में भी चीन और भारत के युद्ध में रशिया बैकफुट पे था, वहां पे अमेरिका ने एंट्री मारी थी, ठीक है। वो इकलौता एक ऐसा एग्जांपल है मोटे तौर पे देखा जाए तो, जब भारत और रशिया के बीच में एक कम्युनिकेशन या फिर कह लीजिए कि अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं बन पाया। तो मेरे दोस्तों, यहां पर भारत ने सोचा कि अब करें क्या, तो भारत ने इनके ऊपर काउंटर टैरिफ लगा दिए। इन्होंने कहा यार तुमने हमारे फर्टिलाइजर्स को होल्ड कर लिया, ठीक है, और तो फर्टिलाइजर तुम होल्ड कर रहे हो, रेयर अर्थ मटेरियल तुम होल्ड कर रहे हो, हमारे पड़ोसियों को अंधा सपोर्ट तुम कर रहे हो जो कि भारत के अगेंस्ट में है और क्लियर कट टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी पॉलिसीज के अगेंस्ट में भारत ने कठोर निर्णय लिया और एक तरह डंपिंग ड्यूटी हम उसे कह सकते हैं, वो चाइना पे इंपोज कर दी, जो कि उसके 4 मेजर केमिकल्स हैं। उसके साथ साथ में सर प्लास्टिक जो मशीनरी होती है, प्लास्टिक आइटम मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीनरी होती है, उस पे भी 27% से लेकर 63% तक के जो टैरिफ्स हैं वो इंपोज कर दिए। तो कुल मिलाकर के भारत ने कठोर कदम उठाया है और यह कठोर कदम चाइना के लिए निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा वो अभी स्पष्ट हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों यहां देखिए कि मेन इशू है क्या, जो हमारे स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे फर्टिलाइजर जो जनरली इंडिया के अंदर उनके देखो प्रोडक्शन ना के बराबर है। कारण क्या है, क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का सेटअप जो होता है वो बहुत ही मनी इंटेंसिव होता है, पैसे की लागत उसमें बहुत आती है और डिमांड जिस हिसाब से अभी क्रिएट होना शुरू हुई है उतनी डिमांड वहां थी नहीं। तो इनपुट आउटपुट रेशियो के बेसिस पे देखा जाए तो भारत का प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व हुआ नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर की लिमिटेड जो स्टैब्लिशमेंट या कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से उनका प्रोडक्शन थोड़ा बहुत होता है, चाहे फिर इफको करता है, कोई और जो फर्म है गवर्नमेंट की वो कर रही है। तो हमने एक सस्ता नजदीक का विकल्प चाइना था, चाइना से हमने उसको इंपोर्ट करना शुरू किया। प्रॉब्लम कहां हो गई कि भाई उसने बिना ऑफिशियल डिक्लेरेशन के उसको होल्ड पे डाल दिया, कंसाइनमेंट का चेकिंग प्रोसेस ही उसको शुरू नहीं किया। अब जब चेकिंग प्रोसेस नहीं होगा तब तक सर किसी भी कंट्री से किसी भी प्रोडक्ट का डिस्पैच होना इम्पॉसिबल होता है। तो उसी चक्कर में हमारा माल रुका हुआ है, इंडिया जो है उसके लिए क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। तो अब इस इशू के दूर करने के लिए यह बात कि भाई क्या चाइना ने वाकई इसको ऑफिशियली तो ऑफिशियली नहीं किया, ये हम आपको बता चुके हैं कि कंसाइनमेंट का टेस्ट यहां नहीं हुआ। दूसरी चीज, भारत पे उसका इंपैक्ट क्या है, आप दोस्तों जान के हैरत करेंगे कि देखो एग्रीकल्चर भारत की जान है, इसको हम निश्चित रूप से मानते हैं, बिकॉज पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर रूट कॉज एक तरह से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहां क्या होता है कि जब हम जून से लेकर के दिसंबर के ये 6 महीने के भीतर अप्रॉक्स 1.5 लाख टन मेरे दोस्तों जो स्पेशल फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारी रबी की फसल को भी इंफ्लुएंस कर देगा,
उधर जो हमारे खरीफ को भी उससे प्रभावित होगा। तो दोनों ही फसलों के लिए इतनी बड़ी मात्रा के कंसाइनमेंट को रोकना भारत के लिए घाटे का सौदा तो निश्चित रूप से बना। इसमें क्या क्या चीजें आती है देखो, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे जैसे एनपीके होता है ना, ये 3 जो पोषक तत्वों का मिश्रण है एनपीके, तो उसकी मात्रा अलग अलग होती है। एनपीके 19 19 19, 0 14 23, मतलब अलग अलग उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से ये सॉल्युबल्स होते हैं, पानी में घुलते हैं और पानी के साथ में उसको छोड़ दिया जाता है। लिक्विड फॉलियर्स होते हैं, जैसे जो फसलों को उगने में, उनको ग्रोथ करने में मदद करते हैं। फर्टिगेशंस होते हैं, आपके कंट्रोल एंड स्लो रिलीज कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे बोरोन है, जिंक है वगैरह ये सब। और जो जैव उत्तेजक का मतलब हो गया बायोस्टिमुलेंट्स, जैसे कि पौधा अगर कमजोर पड़ रहा है तो उसको सपोर्ट वो करते हैं कि पोषक तत्व फटाफट ले सके। कुल मिलाकर के खेती की ये जान होते हैं, खेती की आत्मा होते हैं, खेती का ये इमोशन होता है। आप बिल्कुल सरल भाषा में समझिए, ठीक है। बेसिक आप गोबर खाद आपने लगाई, ये चीजें की, लेकिन अगर उसके अंदर आपको बहुत ही मजबूती से काम करना है कि मौसम का प्रभाव कम से कम पड़े, कीटनाशक जो कीड़ों का अटैक होता है, पेस्ट जो अटैक होता है वो कमजोर रहे, तो उसके लिए ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और उसी पे चाइना ने हमारे को हिट किया है। अब मेरे दोस्तों बात यह कि भाई भारत में अभी तक क्यों नहीं हुआ, हमने चर्चा कर ली कि भाई पोजीशन बहुत मजबूत नहीं थी या डिमांड जो है उतनी नहीं थी कि कोई भी कंपनी आकर के इतना भारी इन्वेस्टमेंट दे। लेकिन सर अब क्या हो रहा है, एक प्रोजेक्शन ये है कि 2029 तक 1 बिलियन यूएसडी तक ये बिजनेस जा सकता है। मतलब अप्रॉक्स 9.2 का CAGR, मतलब एक तरह से ग्रॉस उसको मान सकते हैं, एक बढ़ने के संभावना, कितना प्रतिशत ग्रोथ की संभावना, वो अप्रॉक्स 9.2% तक है बाय 2029। तो कुल मिला के भारत की बहुत सारी कंपनियां अब है जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं और प्रोडक्शन की बिगिनिंग वो ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो यहां पर ये चीज हमने देखी ली, तो भारत अब इसके लिए आगे बढ़ेगा। अब यहां पे क्या हुआ मेरे दोस्तों, भारत ने इन सब चीजों को देखते हुए 2 फ्रंट पे चाइना के साथ में खेल खेला या उसको काउंटर किया, वो बहुत जरूरी था। पहला काउंटर क्या किया, हमने कहा कि भैया मल्टी कंट्री मल्टी प्रोडक्ट की रणनीति पे चलेंगे, क्योंकि आज आप देखिए कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इतना बड़ा हो चुका है, जिसकी मतलब कंट्रोल करना लगता है जैसे असंभव जैसा। आप हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्या चाहिए भाई, कहां से आया है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, फर्टिलाइजर से लेके कपड़े, इमिटेशन ज्वेलरी से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपकी अब कौन से सेक्टर में आप सोचेंगे, इवन आप जिस जगह बैठे होंगे आपके आसपास में भी कुछ ऐसे आइटम्स जरूर होंगे जो मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स जो है उनके ऊपर मेड इन चाइना का टैग लगा होगा। तो उसकी निर्भरता कम करने के लिए देखिए, इंपोर्ट करना ऐसा नहीं कि कोई देश इंपोर्ट ना करे, इंपोर्ट तो होगा चीजों का, लेकिन मल्टी कंट्री मल्टी प्रोडक्ट के फोकस करो, अकेले चाइना पर डिपेंडेंसी ना करके मल्टीपल नेशंस के साथ में चलो, तो कम से कम इसकी जो मोनोपोली है ये कमजोर पड़े। दूसरी चीज, चीन पे निर्भरता कम, क्योंकि मल्टी कंट्री मल्टी प्रोडक्ट पे जाओगे तो चीन पे निर्भरता अपने आप कम हो जाएगी। घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों से जॉइंट वेंचर के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भाई बाहर की जो कंपनियां हैं उनके जॉइंट वेंचर यहां स्टैब्लिश हो जाए तो टेक्नोलॉजी स्टैब्लिशमेंट और जो प्रोसेस है वो सारा इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा और दोनों कंपनियां मिलकर के उस निर्भरता को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगी। ये मल्टीपल सेक्टर्स में, सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। भविष्य में इजरायली तकनीक और जॉर्डन मोरक्को संसाधन प्लस भारतीय उत्पाद एक मॉडल बन सकता है। दोस्तों ये क्या है इसको समझिएगा, आगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में इजराइल ने क्योंकि इजराइल की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है, इजराइल के पास में बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, इजराइल के पास में बहुत ज्यादा मीठा पानी नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर आप जैसे पॉली हाउस आप जो देखते हैं जिसको हम ग्रीन हाउस सिस्टम कहते हैं वो वहां से आया है। तो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स में इजराइल बहुत फॉरवर्ड है, तो वहां से हो, प्लस जॉर्डन और मोरक्को से रिसोर्सेज लिए जाएं। आगे बात करेंगे जॉर्डन और मोरक्को की भी, बिकॉज जॉर्डन में और मोरक्को के साथ में ऑलरेडी हमारे एग्रीमेंट्स हैं और वहां से फर्टिलाइजर्स हमें मिलते हैं, हम ले रहे हैं लेकिन उस मात्रा को बढ़ा देंगे। तो टेक्निक हम लेंगे इजराइल से, जॉर्डन मोरक्को से लिए जाएं रिसोर्सेज, और भारत के अंदर उसका प्रोडक्शन हो जाए तो काफी हद तक उसको हम डील कर सकते हैं। अब मेरे दोस्तों क्या है, भारत अब इस फर्टिलाइजर की डिपेंडेंसी को कैसे कम करेगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में सारी बात करेंगे, लेकिन ये समझिए कैसे हम कम करेंगे। तो एक बड़ा देश आता है सर जॉर्डन, जॉर्डन की और इजराइल की सर सीमा बड़ी टच होती है। देखिएगा ये पूरा ग्लोब के ऊपर देखें तो इंडिया से लगभग इस दिशा के अंदर ही आता है, ये इजराइल है और इजराइल के बगल में ये जॉर्डन है। जो जॉर्डन की बात हमने क्यों की थी, जॉर्डन पहले भी डिस्कस में आ चुका है। जो इजराइल और ईरान का जो ये पूरी टेंशन चल रही थी, तो जॉर्डन ने क्या किया था, ईरान से आने वाली मिसाइलों को आसमान में गिरा दिया था। ठीक है, मतलब कि तो ये डिस्प्यूट भी हुआ था कि यार ऐसा क्या है, आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, हमने इसको कवर किया था कि जो मिडिल ईस्ट में क्या इक्वेशन चेंज हुए। तो जॉर्डन, खैर अभी वो मसला नहीं है, ये जॉर्डन है, इसके
मतलब आप जॉर्डन है, ईरान है, इराक है, इसके पास में ये सारे के सारे देशों का खैर इक्वेशन क्या आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इजराइल के साथ में और जॉर्डन के पास में, तो यहां से क्या है सर, इजराइल की जॉर्डन की कंपनी है सर एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, और जो भारत की कंपनी है इफ्को, ठीक है। तो इफ्को और एनएफएल का ऑलरेडी यहां पे क्या हो रहा है सर, दीर्घकालीन समझौता किया है। तो फॉस्फोरिक एसिड एंड रॉक फॉस्फेट, ये दो हम वहां से लेंगे। तो बहुत सारे नेशन है, तो जॉर्डन हो गया, जॉर्डन के बाद में सर मोरक्को, जिसकी बात मैं कर रहा था, ये अफ्रीकन नेशन है, ये मोरक्को की लोकेशन रही सर। 2022 में भारत ने ओसीपी मोरक्को के साथ 5 साल का एक एग्रीमेंट किया है। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो जॉर्डन से भी हमें मिल रहे हैं, हमारे को मोरक्को से मिल रहे हैं। बात होगी कि इसको हम बढ़ा देंगे। मैप पे लोकेशन सर आपके सामने स्पष्ट है। इसके सामने इजराइल की बात आप जानते ही, तो बहुत ज्यादा डिस्कस करने का मैटर है नहीं। और तीसरा चौथा बड़ा देश जो आता है वो आता है रशिया। 2022 का एमओयू है सर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी हुई है। तो रशिया से भी बड़ी मात्रा में अब हम यहां पे क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स मंगवाएंगे। चाइना पे डिपेंडेंसी को कम कर दिया जाएगा। हम तो ये चाहते हैं, देखो डिपेंडेंसी तो किसी भी देश पे क्रिएट नहीं हो, इवन रशिया पे भी पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो, तो यूएसए पे भी नहीं हो, तो चाइना पे भी नहीं हो। मल्टीपल नेशन से जो उनकी स्पेशल क्वालिटीज वेराइटीज है उनको हम मंगाएं और उनके साथ में जुड़ के आगे बढ़े। तो क्या होता है सर, वो मोनोपोली के अंदर आपको जो पिसाई आपकी हो जाती है ना, वो देश की बचती है। अब मेरे दोस्तों क्या होता है, भारत ने किया क्या, ये तो हमने काउंटर शुरू कर दिया कि भाई अब हम मल्टीपल नेशन से काम शुरू करेंगे, लेकिन उसी के साथ में भारत ने क्या किया, 4 ऐसे चाइनीज केमिकल है जिनके ऊपर रोक लगा दी। मेरे दोस्तों पीईडीए एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, एक केमिकल इसके ऊपर बात करेंगे। एक एस्टोनिट्रिल जो हमने देखा, इसके साथ में विटामिन ए, प्लामिटेट और एक इनसॉल्युबल सल्फर, ये 4 चीजों के ऊपर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इंपोज कर दी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब यह होता है कि भाई कोई भी देश जब किसी दूसरे देश के अंदर अपने माल को या तो बहुत सस्ता बेचे या लागत से कम पे बेचे कि भैया इसके मार्केट को ही खराब कर दो, तो ये डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के तहत होता है कि कोई देश अपने उस मार्केट को बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। तो भारत ने देखा कि यार ये जो केमिकल्स हैं 4 इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, दूसरी चीज ये बहुत भारत के मार्केट को खराब कर रहा है, तो भारत ने साहब इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर दी। और ये एंटी डंपिंग ड्यूटी भी 5 साल के लिए लगाई है। अब बोलेंगे कि सर ये 5-4 चीजों पे बैन करने से क्या ही हो जाएगा, सर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जाएगा। अभी देखिएगा क्या यहां होता है सर, सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा उसके साथ साथ में सर जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन 27 से 63% तक की लगाई है सर, ताइवान और चाइना दोनों पे लगाया है ये। तो कुल मिलाकर के चाइना को अब डंपिंग ड्यूटीज और इन सब के थ्रू उसके मार्केट के अंदर ये जो चीजें हमारे यहां भेज रहा है उसको कंट्रोल करने की सीधी सीधी कोशिश भारत सरकार शुरू कर चुकी है। अब इससे ट्रेड डेफिसिट निश्चित रूप से कम होगा ही होगा। अब ये जो 4 हमने रासायनिक उत्पाद देखे, पहला पीईडीए देखा, ये फोटोपॉलीमर और इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग्स के काम आता है। इसके साथ में एसेटोनिट्रिल जो है ये दवा उद्योग में काम आता है। विटामिन ए, प्लामिटेट जो है ये पोषक सप्लीमेंट है, मतलब जो फूड सप्लीमेंट्स के अंदर विटामिन ए वाला, और इनसॉल्युबल सल्फर जो है वो टायर निर्माण के अंदर काम आता है। तो इन चारों पे हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगा दी है। इसे क्या कहते हैं टेक्निकल भाषा में आप समझेंगे ना, इट इज कॉल्ड रिवेंज ट्रेड पॉलिसी या रिटेलिएटरी ट्रेड पॉलिसी। ये लीगल है, ये ऑफिशियल है, ये भारत ने कोई इलीगल काम नहीं किया है। मतलब ये होता है कि भाई हमने जो एक्शन लिया, मान लो कि कोई देश जो है वो अनौपचारिक तरीके से व्यापार को प्रतिबंधित करे, ऑफिशियली आप डिक्लेयर नहीं कर रहे कि फर्टिलाइजर पे हम बैन लगा रहे हैं, हम भारत को नहीं देंगे, कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है। हमारी जो डिमांड है वो ऑलरेडी है, पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, माल आप रिलीज कर नहीं रहे, क्यों? क्योंकि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को आपको क्या करना है, नुकसान पहुंचाना है। तो क्या है ये एक अनऑथराइज्ड एक्शन है, ये अनऑफिशियल एक्शन है। अनऑफिशियल एक्शन के अगेंस्ट के अंदर रिवेंज ट्रेड पॉलिसी जो होती है वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो की जाती है क्योंकि कि दबाव दूसरे देश के ऊपर बने, और जो है हम अगले की ट्रेड डंपिंग को भी नहीं सहेंगे, दूसरा उसको ये एहसास कराएंगे कि भैया आप अपनी अंधी मोनोपोली बहुत लंबी नहीं चला सकते, मतलब उसको कंट्रोल करने या उसको अवेयर करने का ये संकेत होता है। अब मेरे साथ में यहां पे एक आता है ट्रेड रेमेडी मैकेनिज्म। ये ट्रेड रेमेडी मैकेनिज्म जो है ना सर, भारत की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, पढ़ लीजिए सर इसको, भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, डीजीटीआर। ये डीजीटीआर जनरली चर्चाओं में कभी आता नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही छुपे हुए कुछ संस्थाएं हैं देश की। तो ये डीजीटीआर क्या होता है ना, इसका काम ये है कि वो डब्ल्यूटीओ की जो रूल्स है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेड रूल्स हैं, उसके बेसिस पे ये देखता है
कि भाई किस देश के माल, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है, जिससे उस देश की जो मोनोपोली है या नेगेटिव एक्शन वो कंट्रोल किया जाए। तो जो हमारा डीजीटीआर है, डीजीटीआर ने रिकमेंड किया कि भैया इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो, और ये डीजीटीआर डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करता है। मतलब हमारा एक्शन जो है वो लीगल है, चाइना ने जो काम किया है वो अनऑथराइज्ड है और इलीगल है एज इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यूटीओ ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब मेरे साथियों, बात आएगी कि इस एक्शन से चाइना पे क्या होगा। सबसे बड़ी बात होगी चीन के निर्यात पे प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। जो कंपनियां भारत को माल भेज रही हैं, फिर वो चाहे फर्टिलाइजर्स को आपने होल्ड किया, कोई बात नहीं, हम दूसरे देशों से एग्रीमेंट करें, कुछ दिन की प्रॉब्लम निश्चित रूप से होती है, लेकिन संभलने का जो वक्त होता है ना सर, ये बड़ा आगे तक लिए लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करता है। तो वहां की जो कंपनीज है, उन कंपनियों को प्रॉब्लम तो निश्चित रूप से आएगी, नए कस्टमर, नए कंज्यूमर वो तलाशेंगी, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा और हमारा ट्रेड बैलेंस भी कुछ हद तक मैनेज होगा। भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में चीन की छवि को झटका लगेगा। दुनिया के अंदर जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव लेकर के आपने दुनिया को ये दर्शाने की कोशिश की है कि भाई हम जो है वो आपके साथ खड़े हैं। दुनिया में ये काम रशिया ने भी पहले किया है, लोगों को, दूसरे देशों को साथ लेने का, जो कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका ने भी ये काम किया है। लेकिन चाइना जो अब दुनिया में एक तरह से शहंशाह बनने की नीति पे आगे बढ़ रहा है कि भाई हम जो है वो दुनिया के सुप्रीम लीडर बनेंगे, और आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव में लोगों को, मतलब देशों को पैसा दिया, लोगों को अंधा, लोग वर्ड बोल रहा हूं, मतलब देश अंधा लोन उनको बांट दिया गया। अब उन देशों की कंडीशन ऐसी है कि उनको यह कहा जाता है कि भैया तुम हमारे साथ, क्योंकि लोन क्या, उधार जिसका ले लिया, तो हमारे कहावत है मारवाड़ी की कि जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी। तो जिसकी बाजरी खा रहे हैं, मतलब जिसका अन्न खाया, अब भैया उसी की तो जयकार करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के दूसरे देशों को जो उसकी सप्लाईज पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, उनको दूर से एहसास हो गया, अच्छा मतलब भाई साहब ये गड्ढे में गिरे, मतलब ये रोड तो सेफ नहीं है। तो चाइना की उस इमेज को ये चीज क्लियरली डेंट करेगी और ये बड़ा नुकसान है। सिर्फ यहीं से नहीं, आज किसी व्यक्ति किसी दुकान के लिए हवा मतलब ऐसी लगे कि भाई ये तो नकली माल बेचता है, नकली मिठाइयां बेचता है। अब नकली मिठाई तो भले ही आपने 1 किलो खरीदी, 1 किलो अगले महीने खरीदते, आप नहीं खरीदोगे, लेकिन बदनामी के बाद में कोई ग्राहक उसकी दुकान पे जाना पसंद नहीं करेगा। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है। भू राजनीतिक स्तर पे नुकसान है सर। जियोपॉलिटिकल सॉफ्ट पावर बनने की जो कोशिश चाइना कर रहा है कि भाई हम आपको, वही बात है, पहले वाला पॉइंट में ही इसको हम इंक्लूड करके देख सकते हैं। और विकल्पों की उपलब्धता से चीन की सौदेबाजी की शक्ति, बार्गेनिंग पावर उसकी कमजोर हो जाएगी। कि आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि भाई चाइना से ही माल लेना, चाइना अपनी शर्तों पर काम करेगा, लेकिन चाइना को जब ये पता है कि यार इंडिया किसी दूसरे देश से भी डील कर सकता है, तो धंधा सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, बिजनेस सबको करना है। तो जब मालूम है कि विकल्प है मार्केट में, तो दुकानदार थोड़ा नमस्कार करके बात करेगा। तो ये क्या है सर, उसकी एक तरह से मोनोपोली को कंट्रोल कर देगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के वर्चस्व चुनौती में चला जाएगा कि सारा काम सिर्फ चाइना से नहीं सर। तो फिर वो चाहे आत्मनिर्भर भारत वाला प्रोग्राम हो, चाहे फिर वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, उन सब में देखिए उद्देश्य हर योजना का बहुत बेहतरीन ही होता है। सन 1947 से लेकर 2025 तक हमारे देश में जितनी सरकारें बनी, सबने कुछ ना कुछ योजनाएं वो लेकर के आए हैं। योजनाओं का उद्देश्य तो बड़ा प्योर होता है सर, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी में वो कितना उतरा, वो ज्यादा बड़ी बात होती है। तो डाटा, आंकड़ा क्या कहता है, ग्राउंड पे क्या चीजें दिखती हैं, और अल्टीमेटली रिपोर्ट जब आती है तब हमें मालूम चलता है कि हम कितने सफल और असफल रहे। तो जरूरत इस बात की है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे योजनाओं को बहुत इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। हम जो प्राइमरी सेक्टर पे फोकस कर रहे होते हैं, कृषक वर्ग पे का मतलब खेती खलिहान पे बहुत फोकस, दूसरा फोकस जाता है फिर सीधा टर्सरी सेक्टर पे, सेवा क्षेत्र में। और टर्सरी सेक्टर क्या है सर, वो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि वो एक बबल है, एक बुलबुला है। उसमें दुनिया में रिसेशन आया, मंदी आई, वो बुलबुला फूटेगा, इतने बेरोजगार हमारे को देखने को मिलेंगे जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। असली जो मसला है ना सर, वो है सेकेंडरी सेक्टर, यानी द्वितीय क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र को, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग आती है, उसको इंप्रूव करिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हमने कमजोर रहे और इंडिया के अर्थव्यवस्था का ये दुर्भाग्य हम कहेंगे कि हम सीधा प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में चले गए, सेकेंडरी सेक्टर को हम ग्रो नहीं कर पाए। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम मजबूती से उठा लेते तो आज चीन की स्थितियां नहीं होती और भारत की स्थिति काफी हद तक मजबूत होती। इसलिए सरकारों को चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करें। अब मेरे दोस्तों आप देखो, जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल पे हमने ये वीडियो किया कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को अभी इसने जाकर के कौन सी जगह पे है, म्यांमार के अंदर इसने वहां से लेना शुरू किया है, और म्यांमार के उस पोजीशन में जाकर के, जो कि भारत के बिल्कुल करीब है, भारत की लगभग 4500 किलोमीटर, 4360 के आसपास जो सीमा रेखा लगती है,
उसके एकदम ये नजदीक में जाकर के मेरे दोस्तों ये यहां पे एक्टिविटी जो है वो म्यांमार में यहां पे इन्होंने शुरू की है और ये रेयर अर्थ मटेरियल यहां से निकाल रहे हैं। भारत में थोड़ा सा पीछे इसमें हम रह गए। तो मेरे दोस्तों चाहे फिर वो रेयर अर्थ मटेरियल के इशू हो, हमारे पड़ोस में चाहे म्यांमार में एंट्री ले ही चुका है, पाकिस्तान के साथ के अंदर जो अपना दम दिखाने की कोशिश चाइना पाकिस्तान की इस जोड़ी ने की है वो हम देख रहे हैं। फिर वो बांग्लादेश को ले जाकर के, बांग्लादेश के तो गए थे ना इनके जो अभी जो उनके बने यूनुस साहब, क्या बोले थे कि ये जो है ना लैंड लॉक्ड है यार, लैंड लॉक्ड को आप कंट्रोल में ले लो। तो बड़ी बातें यहां पे इन्होंने हुई हैं। तो इन सब के बीच में भारत सरकार ने सर एक अच्छा निर्णय लिया है जो वेलकमिंग है, और ऐसे निर्णय और होने चाहिए सर। हो सकता है फॉर सर्टेन पीरियड आपको तकलीफ हो, सर्टेन पीरियड इकोनॉमिक डेटास आंकड़े थोड़े नीचे जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म की इस मोनोपोली वाली पॉलिटिक्स से हम बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आप जुड़े भी रहोगे तो बार बार है ना कि यार वो 100 बार मतलब आप एक एक आंसू बहाओ, उससे अच्छा है कि एक बार में 20-50 आंसू बहा लो। तो हर दिन की टेंशन जो है, मगजमारी या इस तरह की जो टेंशन, उससे भारत दूर होगा और आत्मनिर्भरता की तरफ निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो ये एक चाइना के लेकर के जो उसकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स पे ब्रेक मारने जैसा एक छोटा सा प्रयास, जिसका इंपैक्ट बड़ा होगा, निश्चित रूप से वो भारत सरकार ने लिया है। तो मेरे दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपको क्या लगता है कि भारत का ये कदम चाइना को किस तरह से इंपैक्ट करेगा? देखिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नेगेटिव है। आपकी जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को, ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको अगर एनालिसिस पसंद आता है, तो प्लीज हमें छोटा सा सपोर्ट कीजिए। वो ये कि सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे हौसले को कई गुना बढ़ाता है। आप देखिए कि सिर्फ बहुत छोटे से पीरियड में हम अप्रॉक्स 40,000 की फैमिली होने वाले हैं ऑलमोस्ट, जो कि बहुत फास्ट गति से हम बढ़ रहे हैं सिर्फ आपके प्यार से, सच्चाई के साथ में। तो सर दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।